तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज है 7वां दिन और 7वें दिन के आज के इस क्लास में आप सभी का दिल से स्वागत है। जो भी बच्चे हमारे वीडियो पे पहली बार आते हैं, मुझे देखते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है। और आप लोगों का छोटा छोटा सा एफर्ट हमारे लिए बहुत बड़ा एक तोहफा की तरह होता है, गिफ्ट की तरह होता है। ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसे कि हम लोग हिंदी में प्रक्षेप्य गति के नाम से जानते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, कम से कम समय में प्रोजेक्टाइल मोशन को खत्म करते हैं। तो चलते हैं आज के अपने पहले लेक्चर की तरफ। तो जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने क्रिकेट का मैदान में आपने देखा होगा, अभी वर्ल्ड कप चल रहा है। वर्ल्ड कप में आपने देखा होगा कि अगर बाउंड्री लाइन पर जब हमारी गेंद जाती है तो फील्डर क्या करता है, बॉल को कैच करता है और विकेट कीपर की तरफ थ्रो करता है। जब थ्रो करता है तो कुछ इसी अंदाज में थ्रो करता है जिस तरीके की क्लिप आपके स्क्रीन पर दिख रही है। इस तरीके के मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं और ये मोशन इन 2 डायमेंशन का पार्ट है। ठीक है ना, द्विविमीय गति कहलाता है। ये द्विविमीय गति क्यों कहलाता है, इसके पीछे रीजन है। जैसा कि आप ऑलरेडी इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ से बॉल को फेंका जा रहा है और ये बॉल ऊंचाई भी कवर कर रही है, और यानी कि इस डायरेक्शन में ऊंचाई भी कवर कर रही है, और दूसरा ये क्षैतिज दूरी भी तय कर रही है, इस डायरेक्शन में भी दूरी तय कर रही है। तो इसी रीजन से इसको द्विविमीय गति कहते हैं कि एक ही टाइम पर ये ऑब्जेक्ट 2 तरह के मोशन करता है, हॉरिजॉन्टल मोशन भी कर लेता है और ये वर्टिकल मोशन भी कर लेता है। ठीक है ना, यानी कि किसी टाइम पर अगर बॉल यहाँ पर है तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी का हॉरिजॉन्टल दूरी यानी क्षैतिज दूरी इतना है और वर्टिकल दूरी इतना है, मान लिया वाई है। तो दोनों एक ही टाइम पे ऑब्जेक्ट 2 तरह की दूरियां तय करता है, एक एलोंग एक्स एक्सिस भी और एलोंग वाई एक्सिस भी। इसलिए प्रोजेक्टाइल मोशन हमारा द्विविमीय गति है, यानी कि मोशन इन 2 डायमेंशन का पार्ट है। किसका पार्ट है बच्चों? मोशन इन 2D, मोशन इन 2D। ठीक है, इसको हिंदी में हम द्विविमीय गति कहते हैं। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? द्विविमीय गति कहते हैं। समझ में आ गया? आपने कहा यस सर, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। और अगर समझ में ना आए तो आप बताइएगा ज़रूर, हमारी कोशिश होगी कि हम आपकी हर डाउट को करेक्ट करें। ठीक है। तो ये हो गया द्विविमीय गति। इसी तरीके से अगर आप और देखे होंगे, आपने देखा होगा कि फाइटर जेट वगैरह से बम वगैरह गिराया जाता है तो कुछ इसी तरीके से गिराया जाता है। यानी कि अगर पायलट व्यू के रिस्पेक्ट में देखें तो हमारा ये बम कहीं बहुत पहले गिराया गया, यानी कि कोई भी एक डब्बा है, ये कहाँ पर गिराया गया देख रहे हो, ये डब्बा यहाँ से रिलीज किया गया। लेकिन डब्बा चूंकि ऑलरेडी किस में था, डब्बा हमारा ऑलरेडी जहाज के अंदर था, इस प्लेन के अंदर था। तो प्लेन के रिस्पेक्ट में डब्बे के पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। ठीक, और जब ये गिराया गया तो प्लेन से डिटैच तो हो गया, लेकिन ग्रेविटी की वजह से ये कुछ इस पाथ पर नीचे की तरफ गिरता है। ये भी हमारा प्रक्षेप्य गति का एक उदाहरण है। इसी तरीके से अब हम चलते हैं आपको बेसिक कैलकुलेशन की तरफ। मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि एक बॉडी है, ठीक है, जो कि इनिशियली यहाँ पर है और यहाँ से इस डायरेक्शन में u वेलोसिटी से फेंकी गई। तो जब ये u वेलोसिटी से फेंकी जाएगी और क्षैतिज से यानी कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर, तो इस u के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे। कितने कंपोनेंट हो जाएंगे भाई? तो u के हमारे 2 कंपोनेंट हो जाएंगे। किधर किधर हो जाएंगे u के 2 कंपोनेंट? तो आपने कहा सर कहीं ना कहीं तो होंगे। हमने कहा हाँ बिल्कुल होंगे, एक इधर हो जाएगा और एक इधर हो जाएगा। ठीक, इधर वाला कंपोनेंट जिधर से थीटा जुड़ा है उधर u cos थीटा, और जिधर थीटा नहीं जुड़ा है उधर हो जाता है u sin थीटा। u cos थीटा इस बॉडी को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले जाने का काम करता है और u sin थीटा इस बॉडी को अपलिफ्ट यानी कि ऊपर की तरफ ले जाने में काम करता है। मान लेते हैं कि किसी टाइम पर ये जो यहाँ पर बॉडी है, किसी टाइम पर इसकी पोजीशन ये है, ये अभी टॉप मोस्ट पॉइंट पर नहीं है, ये यहाँ पर है। तो जब ये यहाँ पर है किसी टाइम किसी भी इंस्टेंट टी पर, ये कहाँ पर है? यहाँ पर। अब इसकी अगर वर्टिकल दूरी की बात करें, मान लेते हैं कि ये यहाँ से लेके ये यानी कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये हमारी वर्टिकल दूरी है और ये वर्टिकल दूरी कितना है? स्मॉल y। और ये यहाँ इसको जब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमने प्रोजेक्ट किया तो ये इतना दूर मिला, यानी यहाँ से बॉडी यहाँ तक आई हुई है क्षैतिज के अनुसार। मतलब कि यहाँ से लेके ये डिस्टेंस को हम क्या मान लें? x मान लें। ठीक, अब बॉडी वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पर है, मतलब इसको प्रोजेक्ट करने पर बॉडी की पोजीशन ये है। इसका मतलब इस डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बॉडी ने? तो अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन ये मान लिया हमने y पहुंचा। ठीक है ना, तो t सेकेंड में बॉडी ओरिजिन से यहाँ तक आया है, लेकिन x एक्सिस के अलॉन्ग देखने पर इतना दूरी मिला और y एक्सिस के अलॉन्ग देखने पर इतना दूरी। x वाले दूरी को हमने x मान लिया और y वाले दूरी को हमने y मान लिया। ठीक है, बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। तो
तो बॉडी यानी कि इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए, ठीक, कौन कौन, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक्स एक्सिस वाले कंपोनेंट को हमने यू एक्स लिख लिया, यू कॉस थीटा, और एक वाई एक्सिस के लॉन्ग, अब वाई एक्सिस वाले इनिशियल वेलोसिटी को हमने यू साइन थीटा लिख लिया, ठीक है, जैसा कि हमारे फिगर में हमने ले रखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग इसने स्मॉल एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया और इस यू साइन थीटा के अकॉर्डिंग वाई डिस्टेंस ट्रेवल किया, और दोनों ही डिस्टेंस कवर हुए टी टाइम में वाई और टी टाइम में एक्स। क्लियर हो गया इतनी बात? आपने कहा यस सर, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे प्यारे बच्चों आगे चलते हैं इसी सीक्वेंस में, ताकि हम आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझा पाएँ, ठीक है। अब हम मान लेते हैं, अब हम यहाँ से मान लेते हैं, क्या मानते हैं समझना पड़ेगा आपको, और उसको समझने के लिए थोड़ा सा हमको टाइम दीजिए, थोड़ा सा केवल, और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए हमको। ये लीजिए, हो गया हमारा टाइम खत्म। अब देखिए, तो u cos थीटा से t टाइम में x डिस्टेंस कवर किया, u sin थीटा से t टाइम में y डिस्टेंस कवर किया along y एक्सिस, तो ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है ये मोशन अंडर ग्रेविटी है, जबकि इस डायरेक्शन में जो जा रहा है इधर तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है ना, कोई ग्रेविटी नहीं है इस डायरेक्शन में। मतलब कि वर्टिकल मोशन जब कोई बॉडी करेगा तब फोर्स ऑफ ग्रेविटी काम करेगा, मतलब कि अंडर ग्रेविटी मोशन होगा, लेकिन कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा तो नॉर्मल मोशन हुआ वो, यानी कि कोई एडिशनल फोर्स की वजह से। लेकिन यहाँ पर तो कोई एडिशनल फोर्स हमने दिया नहीं, केवल यू वेलोसिटी से इसको इस डायरेक्शन में हमने फेंक दिया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया है, ठीक है ना। तो यानी समझ लो कि अब हमने सिंपली कैलकुलेशन स्टार्ट किया, ठीक है ना, फॉर एक्स एक्सिस, फॉर एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के लिए हमको क्या रिजल्ट मिला बाबू, एक्स एक्सिस के लिए डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो चलो नॉर्मली हम फार्मूला लगाएंगे कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक। तो डिस्टेंस हमारा एक्स, स्पीड हमारा क्या था यू कॉस थीटा, टाइम कितना था हमारा टी। तो यहाँ से टी की वैल्यू अगर हम इक्वेट करें तो क्या निकल के आएगा, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, ठीक है ना। आपने कहा यस सर इतना निकल के आएगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। ये एक्स लिखा है, ये क्या लिखा है, एक्स लिखा है कि टी टाइम में बॉडी जो है एक्स, टी टाइम में बॉडी हमारा एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्स डिस्टेंस, वाई एक्सिस के लॉन्ग वाई डिस्टेंस, लेकिन ये कांस्टेंट मोशन है, ये कांस्टेंट, और ये मोशन अंडर ग्रेविटी है, ये मोशन अंडर ग्रेविटी है। तो अब वाई एक्सिस के लिए अगर हम कैलकुलेशन की बात करें, किसके लिए कैलकुलेशन की बात करूं, अगर हम वाई एक्सिस के लिए यहीं पर अगर बात करूं कि फॉर वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के लॉन्ग हमारा पार्टिकल किस तरह का मोशन कर रहा भाई, तो आपने कहा सर वाई एक्सिस के लॉन्ग तो एक्सेलरेटेड मोशन है, वो मोशन अंडर ग्रेविटी। अगर कोई बॉडी नीचे से ऊपर जा रही हो तो हम माइनस साइन लेते हैं ग्रेविटी के केस में। तो अगर हम यहाँ पर हाइट का फार्मूला लगा दें, क्योंकि इस सिचुएशन में टी टाइम पर बॉडी हमारा वाई एक्सिस के लॉन्ग वाई डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये वाई एक्सिस के लिए हाइट का काम करेगा, ठीक है। तो सिंपली हम हाइट का फार्मूला लगाएं तो हमने कहा यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एच हमारा कितना है वाई, वर्टिकल एच एक्स डिस्टेंस यानी कि वाई डिस्टेंस को कवर करने में रिस्पॉन्सिबल कौन है, वर्टिकल वेलोसिटी यू साइन थीटा, ठीक है। तो हमने यू की जगह क्या लिखा, यू साइन थीटा। कितने टाइम में कवर किया वाई डिस्टेंस, तो एक्स अपॉन यू कॉस थीटा टाइम में, एक्स डिवाइडेड बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, मतलब एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y बराबर क्या निकला, देखिए u से u हमारा कैंसिल, x साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब इसको हम लिख सकते हैं x इंटू टेन थीटा माइनस 1/2 जी, ठीक है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे की बात करें तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो इक्वेशन आपको निकला, इस इक्वेशन में आपको क्या रिजल्ट में मिलेगा, क्या कंक्लूजन मिलेगा यहाँ से, ये मैं बता दूँ। यहाँ पर y का मैक्सिमम पावर कितना है, आपने कहा 1, मतलब y हमारा एक लीनियर इक्वेशन की तरह रिप्रेजेंट कर रहा, लीनियर बिहेवियर शो कर रहा, बिल्कुल। x का मैक्सिमम पावर कितना है, तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर 1 है तो लीनियर बिहेवियर है। x का मैक्सिमम पावर कितना है, अगर इसको और इसको देखा जाए तो आपने कहा 2, मतलब कि क्वाड्रेटिक बिहेवियर शो कर रहा, द्विघात समीकरण की तरह है, क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात की तरह है। तो इससे एक तो क्लियर हो गया कि दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई टाइम के रिस्पेक्ट में, और एक लीनियर फॉर्म में है और एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। तो जब ऐसा फॉर्म आपको देखने को मिले तो मतलब समझ जाओ कि ये पैराबोलिक इक्वेशन है। कैसा इक्वेशन है बेटा, पैराबोलिक। क्यों, क्योंकि पैराबोला के 4 इक्वेशन होते हैं, जैसे कि एक होता है कि वाई स्क्वायर बराबर प्लस माइनस
4ax, दूसरा होता है एक्स स्क्वायर बराबर प्लस माइनस 4ay, कि जब y में लीनियर है, x में क्वाड्रेटिक है, तो ये सभी के सभी हमारे पैराबोलिक इक्वेशन है। कैसा है? पैराबोलिक इक्वेशन है। और ये जनरल इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन है पैराबोला के। ठीक है ना, बात समझ में आई? तो इसका मतलब कि ये जो हमारा रिजल्ट निकल के आया, ये रिजल्ट तो एक्स वाई बराबर एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा में दोनों वेरिएबल वाई और एक्स को अगर कंपेयर करें तो दिखता है कि वाई हमारा लीनियर है और एक्स हमारा क्वाड्रेटिक है। इससे एक बात तो क्लियर हो जाता है कि जो पैराबोल, ये जो ट्रेजेक्ट्री हमारी बनती है, यानी कि इसको छोड़ने पर ये जो हमारी ऐसे ट्रेजेक्ट्री बन रही है, ये ट्रेजेक्ट्री पैराबोलिक है। ठीक है ना, ऐसे ट्रेजेक्ट्री को क्या बोलेंगे? पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री बोलेंगे। ठीक है, तो यानी इसकी जो ट्रेजेक्ट्री आपको दिख रही है, जो पाथ दिख रहा है, ये पाथ कैसा है बच्चा? ये पाथ हमारा पैराबोलिक है। ठीक है, क्या बोला मैंने? कि ये जो पाथ आप देख पा रहे हो, ये जो पाथ आपको दिख रहा है, दिस पाथ इज पैराबोलिक पाथ। इसमें किसी भी बालक को कोई दिक्कत? आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो ट्रेजेक्ट्री आपको दिख रहा है मेरे बच्चा, इस ट्रेजेक्ट्री को हम क्या बोलेंगे? पैराबोलिक पाथ। तो जितने भी प्रोजेक्टाइल मोशन होते हैं उनकी ट्रेजेक्ट्री पैराबोलिक होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसका जनरल इक्वेशन आपके सामने स्क्रीन पर निकल आया कि y बराबर, ओ माई गॉड ये तो खत्म ही हो गया, कि y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इस जनरल इक्वेशन में हम आपको यहाँ पर ले आते हैं। यहाँ से आप देख सकते हो कि जनरल इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन कितना होता है? प्रक्षेप्य गति का सामान्य समीकरण हमारा क्या है? तो y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और ये चीज़ हमने आपको यहाँ पर डिराइव करके दिया है। ठीक है, तो डेरिवेशन से हमने आपको ये बता दिया। और ये इक्वेशन इस बात को प्रूफ करता है कि ये इक्वेशन क्या बताता है कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। कैसा? पैराबोलिक है। पैराबोलिक का मतलब परवलयाकार, परवलयाकार कि पैराबोल यानी कि प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है? तो परवलयाकार होता है। हिंदी में बड़ा बोलने में कंफ्यूजन हो जाता है। तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज पैराबोलिक। क्लियर हो गया? चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पर y और x जो है ये डिस्प्लेसमेंट है along x and y एक्सिस इन टाइम t। तो y एंड x आर द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t along, देखो पहले यहाँ पर y लिखा गया है तो यहाँ पर पहले हम y लिखेंगे, y एक्सिस लिखेंगे। अब बाद में यहाँ पर x लिखा है तो बाद में हम यहाँ पर x लिखेंगे। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, लिखने का तरीका होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या? अब हम आगे बढ़े टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसे उड्डयन काल बोलते हैं। उड्डयन काल का मतलब हो गया कि यहाँ से फेंका गया बॉडी, यानी कि यहाँ से जो बॉल फेंकी जा रही है, समझ रहे हो कि यहाँ से जो बॉल फेंकी जा रही है वो कितनी देर तक हवा में है, यानी इस लेवल तक रहने में कितनी समय ले रही है, इस पूरे टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। ठीक है ना, तो जितना टाइम वो अपने मैक्सिमम हाइट तक जाने में लेता है उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में लेता है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक जाने में 10 सेकेंड लिया तो यहाँ से टॉप पॉइंट से यहाँ तक आने में भी वो 10 सेकेंड ही लेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो आप याद रखना अब इस चीज़ को कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हम पहले हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। और हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा आता है मेरे प्यारे बच्चों u sin थीटा डिवाइडेड बाई जी। कितना आता है? हाफ टाइम u sin थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये कैसे निकालते हैं अगर ये भी आपको जानना है तो ये भी मैं बता दूं आपको। इसके लिए हम कुछ नहीं करते, हम नॉर्मल इक्वेशन ऑफ मोशन पहला यूज करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी का, कि v बराबर u माइनस जी टी। ठीक है, अगर बॉडी अपने प्रोजेक्टाइल के जैसे ऐसे गया तो अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पर जब बॉडी पहुंचता है तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर उसका वर्टिकल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस 0 हो जाता है। ठीक है, तो वर्टिकल वेलोसिटी 0, तो यहाँ से सीधा मिला कि इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू जी टी। यहाँ से आपको टाइम की वैल्यू मिल जाएगा यू वाई कितना है? u sin थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो हाफ टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल हमारा मिल गया u sin थीटा बाई जी। इसी को जब डबल कर देंगे तो ये हो जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, जिसे हम उड्डयन काल बोलते हैं। तो इसी को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई जी। क्लियर हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल। अब चलते हैं आगे हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, कि किसी प्रोजेक्टाइल की हाइट को कैसे इक्वेट किया जाए। क्योंकि अगर जैसे ये एक्सिस है इस तरीके से और यहाँ से किसी प्रोजेक्टाइल को फेंका और ये इस मैक्सिमम हाइट तक गया तो ये मैक्सिमम हाइट कैसे इक्वेट करेंगे? तो बेटा मैक्सिमम हाइट कवर करने के पीछे भी हमारा कौन सा वेलोसिटी है? वाई एक्सिस के अलोंग वाला वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है। अब वाई एक्सिस के अलोंग का जो वेलोसिटी होता है वो कौन सा होता है?
यू साइन थीटा इनिशियल। अब फाइनल वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो इसके लिए बेटा हम क्या करते हैं, तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी यूज करते हैं, यानी कि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक है, टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी 0, तो ये 0 हो गया, तो यू स्क्वायर बराबर 2gh, यानी कि h बराबर यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा, यू स्क्वायर बाई 2g। और इनिशियल वेलोसिटी u कितना होता है, यू साइन थीटा, तो इसका स्क्वायर कर दिया तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब स्पेशल कंडीशन ये है कि अगर हम साइन थीटा की वैल्यू को 1 मान लें, तो साइन थीटा की वैल्यू अगर 1 होगा तो यानी कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पॉसिबल है, क्योंकि जब साइन थीटा को 90 रखेंगे तभी तो 1 आएगा। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 इंटू यू स्क्वायर मतलब यू स्क्वायर अपॉन जी। तो इस सिचुएशन में हमारा हाइट मैक्सिमम हो जाता है। क्या हो जाता है, हाइट मैक्सिमम। लेकिन हाइट मैक्सिमम के साथ साथ रेंज हमारा 0 हो जाता है। ठीक, यानी कि बॉडी को अगर हम सीधे सीधे यहाँ से ऊपर की तरफ फेंके ग्राउंड से 90 डिग्री पर, तो बॉडी मैक्सिमम हाइट तो कवर करेगा, लेकिन इसका रेंज नहीं होगा। ये जहाँ से प्रोजेक्ट करेंगे उसी जगह पे पुनः वापस आके गिरेगा। ठीक है ना। तो अगर हम ऐसा मान ले कि साइन थीटा की वैल्यू 1 हो, थीटा 90 डिग्री हो, तो हाइट तो मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन रेंज हमारा 0 हो जाएगा। और इस मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या बनेगा बच्चों, तो मैक्सिमम हाइट का यहीं से फार्मूला केवल यू स्क्वायर अपॉन 2g, यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो ये फार्मूला भी आपको क्या रखना है, अधिकतम ऊंचाई का नोट करके रखना है। अब इसी सीक्वेंस में आगे चलते हैं। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के बाद रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, जिसे प्रक्षेप्य का परास कहते हैं, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई भी बॉडी, यानी कि अगर यहाँ से फेंका गया, बात समझिएगा मैंने क्या बोला, आपको दिखना चाहिए सब कुछ, कि यहाँ से हमने किसी बॉडी को फेंका इस डायरेक्शन में, और ये इस तरीके से गया और यहाँ तक पे आके गिरा। तो यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस है, यानी कि O से लेके मान लो इस A तक के डिस्टेंस को रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं, रेंज। और इस डिस्टेंस को बेटा रिप्रेजेंट किया जाता है R से। किससे, R से। तो इस डायरेक्शन में जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा वेलोसिटी है, तो आपने कहा सर u cos थीटा अकॉर्डिंग टू द इनिशियल फिगर। ठीक है, और ये एंगल थीटा था और ये इनिशियल वेलोसिटी। और यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगा, तो पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर टाइम लगा। तो रेंज यानी कि एक नॉर्मल डिस्टेंस है, तो यानी कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो रेंज के लिए हम सीधा सीधा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट लेते हैं, और इसको जब बेटा हम सोल्व करेंगे तो हमारा सीधा आंसर निकाल आता है कि यूएक्स का मतलब यू साइन थीटा, यूएक्स का मतलब यू कॉस थीटा, यूएक्स का मतलब क्या, यू कॉस थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या, तो 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब सबको पता है कि ये बना 2, ये बना साइन थीटा और ये कॉस थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा मिलके क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा। और यहाँ से u और ये u मिलके हो जाएगा यू स्क्वायर, और नीचे g बच गया, इसको हम एज इट इज लिख देंगे। तो रेंज का हमारा जनरल फार्मूला क्या बना, r बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब अगर थीटा की वैल्यू को हम 45 डिग्री ले लें, थीटा की वैल्यू को, तो ये साइन 2 थीटा का टर्म क्या बन जाएगा, यानी कि साइन 2 इंटू 45, यानी कि यहाँ से सीधा बन गया साइन 90 डिग्री। और जब साइन 90 डिग्री का मतलब 1, तो जैसे ही किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो तो उसके साथ ये रिजल्ट मैक्सिमम हो जाता है। यानी कि इस सिचुएशन में हमारा रेंज क्या हो जाता है, रेंज मैक्सिमम हो जाता है। अब मैक्सिमम रेंज का फार्मूला, जब ये वैल्यू हमारा 1 हो गया, साइन 2 थीटा को 1 ले लें तो रेंज हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। और कितना हो जाएगा भाई, तो यू स्क्वायर अपॉन जी। ठीक, तो किसी भी प्रोजेक्टाइल को अगर हमें लंबे दूरी तक फेंकना है तो कितने एंगल पर फेंकना चाहिए, 45 डिग्री पर फेंकना चाहिए। जो बच्चे हमारा शॉर्ट वीडियो देखते हैं उन्हें पता होगा कि हमने अपने इंडिया के जो भाला फेंकने वाले हमारे प्लेयर हैं, उनका क्या नाम है, गोल्ड मेडलिस्ट, अरे भाई अरे नाम बताओ यार, वो भाला फेंकने वाले का क्या नाम है जो हमेशा गोल्ड ही मेडल लेके आते हैं, जो एक बार मीडिया के सामने बोले थे, अरे भाई थोड़ा हिंदी में बोल ले, अंग्रेजी उनको थोड़ी सी कम आती है। ठीक है, देखो अभी नाम मेरे दिमाग में है, आ नहीं रहा, हमने शॉर्ट वीडियो बना के डाला है, जाके देखो। ठीक है ना। वो भाई साहब क्या करते हैं भाला फेंकते समय, उनका ग्राउंड लेवल से उनका जो भाला का एंगल होता है वो एग्जैक्टली 45 के करीब होता है, काफी क्लोज है 45 के, इसीलिए वो लंबी दूरी तक भाला फेंक पाते हैं। ठीक है ना। तो अगर मान लो हमें इंडिया में बैठ के चाइना को खत्म करना है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में कब्जा जमा रहा है और ये गोदी मीडिया पता है इंडिया पाकिस्तान में उलझा के रखता है। ठीक है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद में उलझा के रखता है, जबकि हकीकत यह है कि चाइना जो है ऑलरेडी अरुणाचल प्रदेश में काफी अंदर तक घुस के बैठा पड़ा है। ठीक, और किसी मीडिया और इंडियन गोदी मीडिया की मतलब औकात नहीं है कि चाइना के ऊपर बोल दे, दो सब बोलते नहीं, उनको पता है। एक कहावत है हमारे बिहार में, अबरा के जबरा,
अबरा के जबरा मतलब ये होता है कि जो अब कमजोर आदमी होता है ना, उस पर हर कोई ताकत दिखा रहा होता है। ताकत दिखा रहा है, ताकतवर से भिड़ के दिखाओ। तो नहीं, वहां तो मतलब समझ रहे हो ना, दुख दुख हुआ करती है ना कि वहां बोल देंगे तो हमारे साहब नाराज हो जाएंगे। सच्चाई के साथ कब तक दूर भागोगे तुम सच्चाई से? जब तक ये लोग देश का विनाश नहीं, बंटाधार नहीं कर देंगे, तब तक ये ससुरे हरामखोर सुधरेंगे नहीं। ठीक है ना? मतलब आज के टाइम तो ऐसा आ गया है कि अगर एक टीचर ये बोल दे ना कि सही ज्ञानी यानी कि पढ़ा लिखा मतलब एक सज्जन व्यक्ति को वोट करो, उनको संस्थाएं निकाल देती है भाई, संस्थाएं निकाल देती है कि जाओ, तुम्हें यहाँ कोई जरूरत नहीं है। मतलब हर आदमी डरा हुआ है इस समय। क्यों डरा हुआ है अब तो समझ ही गए होगे। क्या करना, चलो इस बारे में हम बहस नहीं करेंगे, ठीक है ना। लेकिन एक गोदी मीडिया, मतलब कुछ लोग तो ऐसे भी बोल देते हैं कि हमारा देश तो 2014 में आजाद हुआ है। ठीक, खान सर ने इस पे बहुत बढ़िया बात कही थी कि अभी थोड़े टाइम बाद कुछ लोगों को ये भी पता चलेगा कि कुछ लोगों को बाप भी 2014 में मिला है। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल मेरा देश तो 1947 में आज़ाद हो गया था। ठीक है ना, हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। ठीक है, और हिंदुस्तान को अलग अलग नाम से जाना जाता है, और हम एक ऐसे स्टेट में जन्म लिए जिसे बिहार कहते हैं। ठीक, और बिहारी होने का मुझे पूरा गर्व है, बहुत अच्छे से गर्व होता है। अगर कोई मुझसे पूछता है कि आप सर बड़े गर्व से बिहारी अपने आप को बोल देते हैं, क्यों जानते हो? क्योंकि बिहार का हर एक अल्फ़ाबेट हमारे भारत को, हमारे इंडिया को अलग अलग नामों से अलग अलग समय पे जाना जाता था, उन सब के पहले अल्फ़ाबेट से बना है। फॉर एग्जाम्पल, बिहार में पहला अल्फ़ाबेट है बी फॉर भारत होता है। ठीक है ना, बी के बाद आता है आई फॉर इंडिया होता है। इसके बाद आता है एच फॉर हिंदुस्तान। उसके बाद आता है ए फॉर आर्यावर्त, और उसके बाद लास्ट में आता है आर फॉर रिवा। तो आदिकाल से लेकर अब तक, यानी जब से हमारा बिहार बना है, यानी इंडिया है हमारा, तो आदिकाल से इंडिया को अलग अलग नामों से लोग जानते चले आए हैं, और उन सभी नामों का पहला अल्फाबेट से बना है हमारा बिहार, यानी कि पूरे देश का अकेले नेतृत्व करता है। तो जब पूरे देश के नेतृत्व करने वाले राज्य से अगर हम बिलोंग करते हैं, तो हम प्राउडली क्यों ना बोले कि यस आई एम बिहारी, हम हैं बिहारी। क्या कर सकते हो? कर सकते हो, कुछ करके बता दो, खटिया हिला देंगे तुम्हारा, लोटा लेके भाग पड़ोगे, समझे? चलो आगे चलते हैं। तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। याद रखना सारी बातें। अब हम आगे आपको लेके चलते हैं कि 2 प्रोजेक्टाइल कवर इक्वल रेंज व्हेन θ1 + θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये क्या लॉजिक है, आओ इस लॉजिक को समझाते हैं। मान लो कि यहाँ से 2 गेंद को फेंका गया, एक को इस तरीके से फेंका गया, यहीं गिरा, और एक को इतने एंगल पर फेंका गया, ये भी यहाँ गिरा। तो इसका एंगल इतना है और इसका एंगल इतना है। अगर मान लो ये θ1 एंगल पर फेंका गया और ये θ2, अगर दोनों एंगल का सम हमारा 90 डिग्री है, तो दोनों का रेंज हमारा बराबर होगा। ये बात याद रख लेना, ठप्पा लगा लो, ठीक है ना। तो θ1 एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल फॉर 1 यानी कि किसी पहले के लिए, और θ2 एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल फॉर सेकंड यानी कि सेकंड प्रोजेक्टाइल के लिए। ठीक है, तो हमारा रेंज सेम हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर 2 तरीके से होता है कि अगर एक टावर पर बॉडी है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये बॉडी है, अब इस बॉडी को किस डायरेक्शन में फेंका गया भाई? तो इस बॉडी को फेंका गया, आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फेंका गया। लेकिन ग्रेविटी की वजह से ये यहाँ से इस पाथ को फॉलो करते हुए आया, और इस पाथ को फॉलो करते 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 यहाँ पर आके गिर गया। ठीक, तो एक्चुअल में बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी कितना दी गई? आपने कहा सर इनिशियल वेलोसिटी दी गई u, तो इस u वेलोसिटी की वजह से बॉडी ने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया। मान लो कितना कवर किया? x। लेकिन क्या बॉडी का कोई नीचे की तरफ कोई वेलोसिटी इनिशियल में था? तुमने कहा नहीं, यानी कि इनिशियल y एक्सिस के अलोंग की वेलोसिटी, डाउनवर्ड वेलोसिटी क्या है? 0 है। तो हाइट कितना है इस टावर की? h। कैसे निकालेंगे? सिंपली निकाल देंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये फार्मूला लगा के। पहले समझो हाइट के लिए कि h बराबर क्या होता है फार्मूला? h बराबर होता है ut + ½ gt²। चूंकि बॉडी नीचे आ रही है तो साइन यूज करेंगे प्लस का, यानी कि ut + ½ g × t²। अब इनिशियल वेलोसिटी तो 0 था, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। तो बचा क्या h बराबर? ½ gt²। अरे बचा कि नहीं बचा? यहाँ से बाबू टाइम निकाल लो। तो जब यहाँ से टाइम निकालोगे तो टाइम कितना आ जाएगा? 2h के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 2h, और ये g डिवीजन में आ गया, और इधर से स्क्वायर हटा दोगे तो आ जाएगा रूट। यानी कि कितने टाइम में बॉडी हमारे ग्राउंड पर आ जाएगा? तो ये बॉडी यहाँ से चलते चलते इस ग्राउंड तक, यहाँ तक, यानी कि इस पूरे वर्टिकल हाइट h को कवर कर लेगा t बराबर 2h/g टाइम में।
रूट अंडर 2h अपॉन जी टाइम में। अब बताइए कि ये रेंज कैसे निकाले, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना भाई, तो इसको निकालेंगे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू टाइम से, और टाइम तो ये आ ही गया और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये दिया ही है u, तो सीधा इस u को इस टाइम से रूट 2h अपॉन जी से मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू हमारा ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो एक तो ये हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। दूसरा केस भी समझ लेते हैं। दूसरा केस क्या होता है कि बॉडी को यहाँ से फेंका गया, लेकिन कुछ ऐसे फेंका गया और ये यहाँ पर गिरा। तो मान लेते हैं कि जिस हाइट से फेंका गया वो हाइट ग्राउंड लेवल से कितने हाइट पर था, s2 हाइट पर। किस वेलोसिटी से फेंका गया, u वेलोसिटी से। कितने एंगल पर फेंका गया, थीटा। तो इस u के दो कंपोनेंट, u cos थीटा और u sin थीटा। u sin थीटा के बदौलत ये हाइट कवर किया। तो यहां से लेके यहां तक के लिए तो जो आपने ऊपर वाला प्रोजेक्टाइल मोशन का कंडीशन आपने पढ़ा है, यानी कि जो भी अभी तक आपने यहां पर आपने पढ़ा है टाइम के लिए, है ना, जनरल इक्वेशन के बाद, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट, इसके बाद आपने पढ़ा हाइट ऑफ फ्लाइट, इसके बाद आपने पढ़ा रेंज ऑफ फ्लाइट। तो ये हमारा क्या है, इस नॉर्मल प्रोजेक्टाइल के लिए है। तो यहाँ से जब टॉप ऑफ द टावर वाली बात करते हैं और इस टाइप की, तो यहाँ से यहाँ तक तो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल आप लगा सकते हो। लेकिन समझना मेरे प्यारे बच्चों, अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी इधर 10 मीटर पर सेकेंड है, 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसी बॉडी के वेलोसिटी को अगर डाउनवर्ड में उसी लाइन में लेना हो, उसी लाइन में अगर डाउनवर्ड में कंसीडर करना हो, तो हम उसे -10 मीटर पर सेकेंड कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी बॉडी जिस वेलोसिटी से अपने मैक्सिमम हाइट तक जाता है, जिस रेट से वेलोसिटी घटती है, उसी रेट से बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज होती है और नीचे वहां पर उतनी ही मिलती है। अगर यहाँ पे आपने 100 मीटर पर सेकेंड से फेंका था, तो यहाँ पर 100 मीटर पर सेकेंड से ही टकराएगी वो, ठीक। अगर ये किसी इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड है, तो गिरते टाइम भी उस हाइट पर वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड होगा। और टॉप पर पहुंचने के बाद अगर वेलोसिटी 0 हो गया, तो गिरते समय यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। समझा की बात? तो यानी कि डायरेक्शन केवल चेंज होता है, वैल्यू सेम रहता है। तो यानी कि ये बॉडी की वेलोसिटी यहाँ पर कितना है, u sin थीटा। तो जब ये यहाँ से नीचे गिर रहा होगा, तो इसकी ये वेलोसिटी कितनी होगी, आपने कहा सर माइनस का u sin थीटा, ठीक। तो माइनस के u sin थीटा से ये किस हाइट को कवर करेगा, s2 हाइट को कवर करेगा। बस सिंपली हम लोग फार्मूला लगा लेंगे। क्या कर लेंगे, यहाँ से सिंपली हम लोग फार्मूला लगा लेंगे कि h2 बराबर ut। तो u कितना है, हमने कहा है -u sin थीटा, तो माइनस का u sin थीटा इंटू टी, चूंकि नीचे आ रहा है तो प्लस हाफ GT²। ठीक है। अगर हाइट दिया है तो इस इक्वेशन को सोल्व करके हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम टाइम इक्वेट कर सकते हैं। अब अगर इस रेंज की बात है कि ये रेंज कितना होगा, ठीक है ना, तो ये रेंज कैसे कवर कर रहा है भाई, तो ये रेंज कवर किया है बॉडी u cos थीटा के हिसाब से। तो यहाँ से जो टाइम निकलेगा उसी टाइम को रेंज में, यानी कि इस u cos थीटा में जैसे ही हम इस टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा तुरंत रेंज का रेंज अपने आप बाहर चला आएगा। ठीक है, तो ये है। अब मैं बात करूं तो ये जो कॉन्सेप्ट है, चाहे केस 2 या केस 1, ये उन बच्चों के लिए है जो बेसिकली थोड़ा एयरफोर्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। किसकी? एयर फोर्स की तैयारी कर रहे हैं, साथ में नीट की तैयारी कर रहे हैं, साथ में जेई की तैयारी कर रहे हैं, साथ में बोर्ड एग्जामिनेशन यानी कि 11th क्लास में पढ़ रहे हैं अभी, या एनटीएसी ओलंपियाड्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट की तरह काम करेगा। लेकिन एनडीए सीडीएस वालों के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात नहीं है। लेकिन इन दो टॉपिक के अलावा बाकी सारी चीज़ें एनडीए सीडीएस के लिए इंपॉर्टेंट थी। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो सब्सक्राइब करना कभी मत भूल जाना। अब चलते हैं आगे चलते हैं बच्चों। इन दोनों के बाद सवाल आ गए यार, यानी खत्म हो गया। चलो बहुत बढ़िया। तो पहले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन दिया है कि इन नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन व्हाट विल बी द कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज कब होगा? जब थीटा की वैल्यू हमारे प्यारे बच्चों 45 डिग्री होगा। ऑप्शन ए का पहला जवाब, ये हमने ऊपर थ्योरी में पढ़ा दिया है। अब दूसरा क्वेश्चन कि नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन व्हाट विल बी द कंडीशन फॉर मैक्सिमम हाइट। नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम हाइट का कंडीशन है कि थीटा मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री। लेकिन थीटा मैक्सिमम अगर 90 डिग्री होगा तो हाइट तो हमारी मैक्सिमम हो जाती है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में हाइट तो बेटा मैक्सिमम हो जाती है, लेकिन ध्यान देना रेंज हमारा 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? रेंज 0 हो जाता है, याद रखना है। अगला सवाल,
कि नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैज एन इफेक्ट इन कैलकुलेटिंग द बॉडीज मास। तो बेटा बॉडी का मास निकालना है, बिना फोर्स के तो नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि फोर्स का ही फार्मूला हमारा ma होता है, या इसी को हम mg भी लिख सकते हैं, ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी के सेंस में। तो बिना फोर्स के हम मास को कैलकुलेट नहीं कर सकते, मतलब फोर्स इज द राइट आंसर। अगला सवाल, इन अ नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन व्हाट विल बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल टू गेट अ हॉरिजॉन्टल रेंज इज मिनिमम। हॉरिजॉन्टल रेंज कितना हो भाई, तो हॉरिजॉन्टल रेंज हमारा मिनिमम हो, ठीक है ना। तो व्हाट विल बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल जिसमें हॉरिजॉन्टल रेंज मिनिमम हो। हमने क्या बताया कि जब थीटा की वैल्यू 90 कर दिया जाए तो हमारा हाइट क्या हो जाता है, हाइट हमारा मैक्सिमम हो जाता है, जबकि रेंज हमारा क्या हो जाता है, तो रेंज हमारा मिनिमम हो जाता है और सीधा आ जाता है 0। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल कितना लेंगे, 90 डिग्री। अरे आया समझ में कि नहीं आया। तो देखो कैसे कैसे सवाल आते हैं। अब यहाँ पर एक कैलकुलेशन का सवाल है जिसमें दिया है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2000 ग्राम। तो मास 2000 का मतलब हो गया ग्राम में 2 kg। आपने कहा बिल्कुल सर। कवर अ मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस 6 मीटर। मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस का मतलब हाइट, ये कितना हो गया 6 मीटर। वो व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल कितना दे दिया बबुआ, 45 डिग्री फ्रॉम द ग्राउंड। कैलकुलेट वेलोसिटी विद विच इट वॉज थ्रोन, टेक जी इज इक्वल टू इतना। इन्होंने बोला कि भैया ऐसा है, इनिशियल वेलोसिटी किससे फेंका गया था वो बताओ। हमने कहा बस तो हाइट तो दे ही दिया है, फार्मूला लगा देंगे कि हाइट बराबर फार्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, ठीक है ना। तो देखो 2g h के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2g h और ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ये नीचे आ जाएगा, ठीक, और ये हमारा आ गया यू स्क्वायर। तो पहले इतने को सोल्व कर लो। 2g की वैल्यू 10, हाइट 6 डिवाइडेड बाई, देखो बेटा थीटा 45 है तो साइन 45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तुमने कहा सर 1/√2 और इसका स्क्वायर करना है नीचे, तो स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1/2, 2 आ जाएगा ऊपर यानी 2 जब बन जाएगा 4, यानी कि यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 4 इंटू 10 को तुम लिख लो 5 इंटू 2, 6 को लिख लो 3 इंटू 2, ठीक है ना, और स्क्वायर हटा देंगे तो ये आ जाएगा इधर रूट। रूट का मतलब क्या आ गया, 4 का आ गया 2, ठीक, 2 बार 2 है ये, तो इसके लिए भी आ गया 2, और 5 और 3 हमारे अंदर बच गए, ये बचे √15। तो यानी एक्चुअल में वेलोसिटी कितनी आई 4√15 मीटर पर सेकेंड, 4√15 मीटर पर सेकेंड। अब देखो बेटा 15 जो है ना लगभग 4 के करीब है। 15 मतलब क्या है, 16 अगर लिखा होता अंदर तो सीधा सीधा आंसर 4 आ जाता, और 4 बाहर है तो 4 चौका 16 यानी 4 पॉइंट समथिंग, यानी लगभग 15 के करीब आंसर होना चाहिए। अब 15 के करीब का ऑप्शन यहाँ पर कौन सा दिया है, तो तुमने कहा सर 15 के करीब ऑप्शन बी दिया है 15.49, तो यही इसका सही जवाब है, ठीक है ना 15.49। तो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन कुछ ऐसे आएंगे और जिसको हम लोग चुटकियों में आसानी से कर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं असली मुद्दे पर। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। गारंटी हमारी, वादा हमारा, कॉन्सेप्ट समझाएंगे पूरा का पूरा, तुमको समझ में आ जाएगा। जिन बच्चों को ऑफलाइन पढ़ना है हमारे साथ दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, अब वीडियो में ऑलरेडी दिख रहा है नीचे 7007670037, कांटेक्ट करें, ऑफलाइन ज्वाइन करें जीटा एकेडमी को, और जीटा एकेडमी आपको देगा बेहतर रिजल्ट। इस बार हमारे पास ऑफलाइन में मात्र 10 एनडीए के बच्चे थे और 10 में से 10 का रिटर्न क्वालिफाई करा के दिया, जियरा हमारा गदगद हो गया था। तो ये कोचिंग है लखनऊ में, मैं बिहारी हूँ, रहता लखनऊ में हूँ। अरे मतलब हल्के में ले रखे हो क्या, चलो ठीक है। तो जिन बच्चों को 2024 फर्स्ट के लिए अगर क्रैश कोर्स के तौर पे भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, ऑफलाइन बैचेज में हम आपको रहना पीना खाना पीना सब देंगे, कम से कम फीस में, एफोर्डेबल फीस में, ठीक है। और अगर किसी भी तरह की जानकारी आपको चाहिए तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।